नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम रीट प्री एग्ज़ाम के साथ ही रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए और साथ ही सीटेट और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती जिसमें आपके मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए 20वां टेस्ट लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को आज के इस टेस्ट में हल करने वाले हैं। रीट के लिए ये लेवल 1 के लिए भी उपयोगी है और लेवल 2 के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, शिक्षण के कितने चर होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो साथियों, शिक्षण के चरों की संख्या अगर हम देखें तो शिक्षण के चरों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? एक आपके शिक्षक होता है, एक आपके छात्र होता है और एक और आता है इसमें पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार शिक्षण के कितने चर हुए? 3 चर हुए। विकल्प नंबर 3 आपके पहले प्रश्न का जो आंसर है वो सही रहेगा। तीसरा विकल्प। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी शिक्षा को, एकीकृत शिक्षा को, विशेष शिक्षा को या नियमित शिक्षा को? तो जो एनसीएफ 2005 है वो इनमें से जिस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, सुझाव देता है कि मतलब इस प्रकार से शिक्षण प्रणाली होना चाहिए, वो इनमें से विशेष, नियमित या एकीकृत नहीं है, बल्कि कौन सी शिक्षण प्रणाली को ये प्रोत्साहित करता है? जो समावेशी शिक्षा होती है, एनसीएफ 2005 इसको प्रोत्साहित करता है। पहला विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। आप सभी को बता दूं कि रेगुलर आपको यहाँ पर टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। अब देखो, जो रीट प्री एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, रीट प्री 2024 लेवल 1 या लेवल 2 की, तो उसके लिए ऐप पर कोर्स भी उपलब्ध कराया जा चुका है स्टडी विद पेन लो द एप्लीकेशन पर, जो प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। आप ऐप को कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है डाउनलोड करने का, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। साथियों देखो, तीसरा प्रश्न है, ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय बालक में पहला विकल्प भय नामक संवेग होता है, दूसरा है प्रेम नामक संवेग होता है, तीसरा है संवेग नहीं होता बल्कि उत्तेजना होती है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ब्रिजेज ने भी संवेगों से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि जो बालक का जो जन्म होता है तो उस समय बालक में संवेग नहीं होता है, बल्कि बालक में क्या पाई जाती है? उत्तेजना पाई जाती है। बालक जो व्यवहार करता है वो किस पर आधारित होता है? उत्तेजना पर आधारित होता है। तो प्रश्न संख्या 3 में तीसरा ही विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था और सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अवस्था। तो देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने कोई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो बताई नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो जो है साथियों आपके जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें आती है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था ये आपके इरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उसमें आती है, तो ये भी गलत। अब प्रसुप्ति अवस्था या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तो मित्रों लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में यहाँ पर जो अवस्था बताई है वो कौन सी है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अवस्था। प्रश्न संख्या 4 में चौथा ही विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग करना चिंतन है, भाषा का प्रयोग करना चिंतन है, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया है चिंतन, या संप्रत्यय अधिगम है चिंतन? तो चिंतन का आपको सटीक अर्थ प्रश्न संख्या 5 में देखना है। देखो, चिंतन, जो हम चिंतन करते हैं तो भाषा का प्रयोग या संप्रत्यय अधिगम या प्रत्यक्षिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रतीकों का प्रयोग करना चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतीकों का प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा? चिंतन कहलाएगा। पांचवें प्रश्न में पहला विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से
कौन सी विशेषता बाल्यावस्था की नहीं है? सामूहिक प्रवृत्ति, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, समलिंगीय खेल और चारित्रिक विकास की पूर्णता। तो देखो बाल्यावस्था जो है ये 6 से 12 वर्ष के आसपास चलती है। अब सामूहिक प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है, समूह में खेलना वो पसंद करता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना फिरना। समलिंगीय खेल मतलब जो लड़के होते हैं वो लड़कों में खेलना पसंद करते हैं, जो लड़कियां होती है वो लड़कियों में खेलना पसंद करती है। और चारित्रिक विकास की पूर्णता, तो भाई बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है साथियों। जो चौथा विकल्प है ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी पहली, दूसरी और तीसरी जो विशेषता है ये आपके बाल्यावस्था की विशेषता है। तो प्रश्न संख्या 6 में आपके चौथा विकल्प आपका आंसर होगा चारित्रिक विकास की पूर्णता। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? प्रयास का नियम, दोहराने का नियम, अभ्यास का नियम और अनुकरण का नियम। तो देखो कृत कृत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये आपने जरूर सुना होगा। लगातार किसी चीज का अभ्यास करने से हम उस पर सिद्धस्त हो जाते हैं। तो मित्रों बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या कहेंगे? अभ्यास का नियम, या फिर आप इसको श्रम का नियम भी कह सकते हैं। श्रम जो काम करने वाली बात है वो वाला श्रम, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम इसको कहा जाएगा। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। कोमर का असामान्य व्यवहार के 4D में सम्मिलित नहीं है। कोमर के असामान्य व्यवहार के 4D में सम्मिलित नहीं है। विचलन, तकलीफ, खतरा और विभ्रांति। तो कोमर ने असामान्य व्यवहार की जो 4D दी है, इसमें मित्रों विचलन, खतरा और तकलीफ तो है, लेकिन विभ्रांति को इन्होंने शामिल नहीं किया। प्रश्न नंबर 8 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 पूछ रहा है आपसे, अर्थपूर्ण अधिगम को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, किस विकल्प में आप अर्थपूर्ण अधिगम को परिभाषित नहीं कर सकते हो? पहला विकल्प कह रहा है विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना। दूसरे, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुलझाना। तीसरा है छात्रों को अपने मनोभावों एवं अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित करने हेतु सहायता देना। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। देखो भाई अर्थपूर्ण अधिगम, छात्रों को अपने मनोभाव, छात्रों के जो मनोभाव है, उनकी जो अभिप्रेरणा है, इनको सुव्यवस्थित करने हेतु यदि आप सहायता दे रहे हो तो ये भी अर्थपूर्ण अधिगम में आएगा। जो अधिगम करता है, सीखने वाले हैं, उनसे बातचीत की जाए और उनकी समस्याओं को सुलझाया जाए, ये भी अर्थपूर्ण अधिगम में आ जाएगा। विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना, तो भाई देखो कक्षा में अलग अलग प्रकार के छात्र होते हैं। कोई छात्र कोई छात्र औसत बुद्धि का हो सकता है, कोई प्रतिभाशाली हो सकता है, कोई पिछड़ा बालक हो सकता है, ठीक है, कोई मंद बुद्धि हो सकता है, कोई सृजनात्मक हो सकता है। तो मित्रों हम विविधता की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अभी आप प्रतिभाशाली बालक के लिए भी वही विधि प्रयोग कर रहे हो, पिछड़े बालक के लिए भी वही विधि प्रयोग कर रहे हो, मतलब आप विविधता की उपेक्षा कर रहे हो। तो ऐसा करके आप अर्थपूर्ण अधिगम नहीं करा सकते हो। इस वजह से प्रश्न संख्या 9 में आपके पहला विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न पूछ रहा है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए 25:1, 30:1, 40:1 और 35:1। तो आरटी 2009 क्या कहती है कि जो प्राथमिक विद्यालय है, कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय है, उनमें 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। कितने बच्चों पर? 30 बच्चों पर। तो 30:1 यहाँ सही रहेगा। ये क्वेश्चन कई बार घूम फिर कर आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न को इस प्रकार से ये घुमाया जाता है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में यदि छात्र संख्या 200 या इससे अधिक हो, 200 या इससे अधिक हो, तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात 40:1 हो जाता है। ये विशेष तौर पे याद रखना। किंतु वहाँ 200 या इससे अधिक आना चाहिए। और डायरेक्टली पूछ ले 200 या इससे अधिक नहीं पूछे तो फिर आपका आंसर 30:1 रहेगा। इसको विशेष तौर पर आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न में आपके जो दूसरा विकल्प है यही सही रहेगा। 11वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 11 है,
अभिग्राही अधिगम का संबंध है बेरी जिमरमैन का, पियाजे का, आशुबेल का और फेरेंस मर्टन का। तो देखो अभिग्राही अधिगम के बारे में इनमें से किसके द्वारा बताया गया है? प्रश्न संख्या 11 का आंसर देखते हैं। अभिग्राही अधिगम का संबंध जो है ये डेविड आशुबेल से है। तीसरा विकल्प 11वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो बाह्य आभास के आधार पर जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है उसके आधार पर यदि आप व्यक्तित्व का वर्णन करते हो तो उसको हम सतही दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सतही दृष्टिकोण के नाम से। प्रश्न संख्या 12 में दूसरा विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे प्रश्न संख्या 13 को, निम्न में से विकास का सही सिद्धांत कौन सा नहीं है? एकीकृत विकास का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत और विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। तो देखो विकास के सिद्धांतों में व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत भी आता है और एकीकृत विकास का सिद्धांत भी आता है। अब यह तीसरा या चौथा, तो तीसरा कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत, मतलब बालक में पहले सामान्य गुण विकसित होते हैं फिर धीरे धीरे उनमें विशिष्टता आती जाती है। जैसे पहले बालक अपने पूरे हाथ को आगे ले जाता है, फिर कोहनी को मोड़ना सीखता है, फिर कलाई को मोड़ना और फिर उंगलियों को चलाना सीख जाता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत है, तो ये भी रहेगा। और चौथा कह रहा है विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। साथियों यही आपका आंसर है। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से 3 तो बिल्कुल सटीक है, चौथा आपका आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षक का व्यवहारिक शिक्षण कौशल है, शिक्षण व्यू रचना है, शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षण विधि है। तो इनमें से शिक्षण कौशल का सटीक अर्थ प्रश्न नंबर 14 में देखना है। मित्रों शिक्षण कौशल जो है ये है शिक्षण व्यूह रचना जो हम बनाते हैं इनको ही शिक्षण कौशल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 में जो दूसरा विकल्प है ये आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, व्यक्तित्व सिद्धांत में आशावाद का साथ किसे जोड़ा जाता है? आशावाद के साथ किसे जोड़ा जाता है? केरेन होर्नी, आइंजैक, युंग या एडलर को? तो देखो व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है इसमें एक शब्द आता है आशावाद। आशावाद के बारे में इनमें से किसके द्वारा बताया गया था? केरेन होर्नी के द्वारा बताया गया था साथियों। 15वें प्रश्न में पहला विकल्प आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि विकल्प को देखिएगा, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। दूसरा है शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तीसरा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है। चौथा है एक विषय रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। तो अब बताओ भाई, प्रश्न बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या होता है? मित्रों इसका जो सबसे सटीक अर्थ है वो है कि कोई भी 2 विद्यार्थी उसकी योग्यताएं, उसकी रुचियां, उसकी प्रतिभाएं इनमें समान नहीं होते हैं। ये बिल्कुल इसका सटीक अर्थ है। बाकी दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। हो सकते हैं लक्ष्य समान क्यों नहीं हो सकते, कुछ विशेषताएं भी मेल खा सकती है। तीसरा सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है। तो सभी के लिए जी नहीं, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जो स्तर के जो बालक है, अलग अलग रुचियों के जो बालक है, सभी के लिए एक जैसी पाठ्यचर्या संभव नहीं हो पाती है साथियों। और चौथा इसलिए गलत है क्योंकि ये कह रहा है कि एक विषय रूपी कक्षा में छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। असंभव तो नहीं कह सकते आप, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 में पहला ही विकल्प सबसे सटीक है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। पहले से मौजूद मानसिक क्रिया व स्कीमा की सहायता का समाधान करना कहलाता है। अनुकूलन, आत्मसातकरण, समंजन या समतुल्यन। प्रश्न नंबर 17 का आंसर देखते हैं। तो देखो पहले से जो मौजूद मानसिक क्रिया है वह स्कीमा की सहायता से समाधान किया जाता है तो उसको कहा जाता है
आत्मसातकरण, इन शब्दों को आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। ये शब्द कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 17वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न पूछ रहा है, शोधन निम्नलिखित में से क्या है? जब चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में प्रतीत होते हैं, जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है, जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो चौथा हटा दीजिए। देखो, शोधन को ही मार्गांतीकरण के नाम से भी जाना जाता है। शोधन के दो या मार्गांतीकरण के दो बात एक ही है। तो शोधन का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है ये कलात्मक और रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करे, तो उसी को शोधन कहा जाता है साथियों। ऐसा नहीं है कि भाई अपने तनाव उत्पन्न हुआ तो उसके कारणों को ही नहीं सोच रहे हैं, तो ये शोधन, इसको शोधन नहीं कहेंगे। अगर तनाव उत्पन्न हो रहा है तो उस तनाव को कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाना, यह कहलाता है शोधन या मार्गांतीकरण। 18वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न पूछ रहा है, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे है? नैतिकता से, इदम से, अहम से और पराअहम से। तो देखो, अतृप्त, जिनकी पूर्ति नहीं हुई है, ऐसी असामाजिक इच्छाएं जिनको समाज ने स्वीकृति नहीं दे रखी है, इनका संबंध होता है हमारे इदम से। इदम मतलब इड से, जिसको हम पाश्विक प्रवृत्ति भी कहते हैं। किसी प्रवृत्ति? पाश्विक प्रवृत्ति साथियों। प्रश्न संख्या 19 में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। 20 में क्या पूछा जा रहा है? वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, दोनों को देखा जा सकता है, या दोनों एक दूसरे के पर्याय है। तो देखो, वृद्धि और विकास के बारे में सही देखना है तो पहला कह रहा है कि दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है। आप वृद्धि का तो प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हो, किंतु विकास का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता। दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं। वृद्धि साथियों एक निश्चित समय तक चलती है, विकास जीवन पर्यंत तक चलता है। दोनों को देखा जा सकता है, वृद्धि को देख सकते हो, विकास को नहीं साथियों। दोनों एक दूसरे के पर्याय है, ये बिल्कुल सटीक है। तो 20वें पृष्ठ में आपके चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। 21 में देख लेते हैं, आकस्मिक विकास का संबंध है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से। तो आकस्मिक विकास का एक सिद्धांत दिया गया था स्टैनले हॉल के द्वारा कि किशोर अवस्था में विकास अचानक से हो जाता है। तो इसका जो संबंध है कौन सी अवस्था से है? किशोर अवस्था से है। तीसरा विकल्प 21 में सही है। नेक्स्ट 22 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। असुमेलित है, असुमेलित देखना है। पहला विकल्प वायलिन वादक और तबला वादक, इनमें संगीतज्ञ बुद्धि, वैज्ञानिकों और गणितज्ञ में तार्किक गणितीय बुद्धि, परामर्शक राजनीतिक और धार्मिक नेताओं में स्थानिक बुद्धि, और दार्शनिक आध्यात्मिक व्यक्ति में अंतः व्यक्ति बुद्धि। तो इनमें से जो असुमेलित है, वे देखो वायलिन वादक, तबला वादक, इन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? संगीतज्ञ। जो वैज्ञानिक होते हैं, जो गणितज्ञ होते हैं, इनमें तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। तो पहला दूसरा तो सुमेलित है। तीसरा कह रहा है कि परामर्शक राजनीतिक और धार्मिक नेता, इनमें स्थानिक बुद्धि नहीं पाई जाती है मित्रों। स्थानिक बुद्धि तो पायलट वगैरह में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 22 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है? असुमेलित है। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव है, एक तो पित्त, एक कफ और एक वात। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है घटना क्रिया शास्त्र सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत या मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो देखो, पित्त कफ वात, इसको हम मनोविश्लेषण में तो रखेंगे नहीं। घटना क्रिया शास्त्र या शील गुण या प्रकार, तो ये जो प्रकार दे रखे हैं व्यक्तित्व के, कौन कौन से? पित्त कफ और वात। मित्रों, ये प्रकार सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। 23 में आपके सेकंड विकल्प सही है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा साथियों, और इसी प्रकार से रेगुलरली तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 24 को देखते हैं।
विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था? तो भाई व्यावसायिक समायोजन शैशवावस्था में तो कोई व्यवसाय करेगा नहीं, ना ही बाल्यावस्था में। वृद्धावस्था या किशोरावस्था? आपका आंसर इसमें क्या रहेगा? किशोरावस्था रहेगा। दूसरा विकल्प 24 में सही है। अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 25 में पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन करना, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना और सजीवों में विभेदन करने की क्षमता। तो भाई संवेगात्मक बुद्धि में हम संवेगों का प्रबंधन भी करते हैं, दूसरों के संवेगों को पहचानते भी है और स्व अभिप्रेरित करना भी आ जाएगा। किंतु सजीवों में विभेदन करने की क्षमता कि ये सजीव है, ये निर्जीव है, ये संवेगात्मक नहीं, ये तो ज्ञानात्मक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा साथियों। तो प्रश्न संख्या 25 में चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये आपके मनोविज्ञान का 20वां टेस्ट कंप्लीट होता है। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे साथियों कल अगले वीडियो में।